सिया जब अपने घर से महल आ रही थी तो उसके पैरों में कई जगह चोटें आई थी। वो किसी को बताने से झिझक रही थी कि कहीं उसे वापस न भेज दिया जाए। आराध्या ने उसे खाना खिलाया और प्यार से बातें करने की कोशिश की, पर सिया का डर अभी भी कायम था। वो बस अभियुक्त को देखना चाहती थी। सिया ने कहा, जीजी साहब, कुंवर जी कब तक आ जाएंगे? आराध्या ने प्यार से जवाब दिया, आप कपड़े बदल लें और आराम कर लें, तब तक आपके कुंवर साहब आपके सामने होंगे। सिया ने जैसे ही ये सुना वो शर्मा गई। कुछ देर बाद जब वो नहाकर तैयार हुई और शीशे के सामने बाल संवारने लगी, तभी उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी। खाली पैर अनजान रास्तों पर चलने की वजह से उसके पैरों में छाले पड़ गए थे और अब वो छाले एकदम लाल हो चुके थे। वो घाघरा उठाकर उन्हें ही देख रही थी कि तभी अभियुक्त अंदर आ गया। सिया ने जल्दी से पैर छिपा लिए। उसने सिया की ओर देखा और पूछा, आपके पैरों में दर्द है क्या? उसने जोर जोर से सिर हिलाया। नहीं नहीं, सब ठीक है। अभियुक्त मुस्कुराया, क्योंकि वो इस झूठ को समझ गया था। उसने सिया को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा, अपने पैरों के छाले को जरा हमें दिखाओ तो। सिया ने झिझकते हुए अपना घाघरा थोड़ा सा उठाया। अभियुक्त ने एक मरहम की ट्यूब निकाली और धीरे से उसके पैरों पर लगाने लगा। कुछ देर उससे बात की, तभी उसे कुछ ध्यान आया। अभियुक्त सिया के करीब आया और उसका माथा चूमते हुए कहा, अभी एक बहुत जरूरी काम आन पड़ा है, इसलिए हमें अभी जाना है। वो अपना लैपटॉप उठाकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। कुसुम, जो मुख्य काम वाली की बेटी है, वो सिया को देखने के लिए काफी बेचैन थी। अभियुक्त के जाते ही कमरे में घुस आई। उसने मुंह पर हाथ रखकर सिया को देखा जैसे कोई अजूबा देख रही हो। वो बोली, हे कान्हा जी, ये तो बिल्कुल जल परी जैसी है ना? आपकी आंखें असली है क्या? और ये बिल्कुल परियों जैसी दिख रही है ना जीजी साहब? रंजीत और प्रतिमा की बेटी अद्रिका और दक्षिता भी अंदर आ गईं। अद्रिका ने हिचकिचाते हुए पूछा, हम आपको छू सकते हैं क्या? जीजी, पता है, हमने आपके जैसी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। आपका गोरापन कितना अलग चमक रहा है। ये सुनते ही सिया की नीली आंखें भर आईं। कल तक जो सिर्फ अपने माँ बाप को जानती थी, आज महल के लोग उसे इतना प्यार दे रहे थे। कुसुम ने उसके आंसू देखे तो घबरा गई। वो बोली, हे कान्हा जी, आप रो क्यों रही हैं? आप जानती नहीं, हुकुम साहब तो हमें सूली पर चढ़ा देंगे अगर उन्हें पता चला कि हमने उनके मेहमान को रुलाया है। तभी आराध्या आ गई और सबको डांट कर बाहर भेज दिया। उसने सिया के लिए एक खूबसूरत गुलाबी केसरिया घाघरा निकाला और उसे देते हुए बोली, आप ये पहनेंगे क्या? दरअसल आज जश्न है और आपको खूब सजना है, जरा एक बार पहन के दिखाइए तो। सिया ने झिझकते हुए वो घाघरा पहना। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो आराध्या की सांस रुक गई। केसरिया रंग सिया की गोरी त्वचा पर जैसे चांदनी बिखेर रहा था। उसने बस झुमके और कड़े पहने, बाल खुले छोड़े और हल्का लिप ग्लॉस लगाया था। तभी स्वर्णा और ऐश्वर्या भी वहां आ गईं। स्वर्णा ने सिया के कान के पीछे काला टीका लगाया और कहा, देखो हमारी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। ऐश्वर्या ने स्वर्णा के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा, जल्दी करो, बाहर सब राह देख रहे हैं। स्वर्णा ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा। अब आप भी तैयार हो जाओ, देवर साहब कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं आपकी। ऐश्वर्या शर्मा कर वहां से चली गई और स्वर्णा भी उसके पीछे पीछे। आराध्या ने सिया की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ये दोनों बहनें ज्यादा लगती हैं ना? सिया ने हाँ में सिर हिला दिया। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। अभियुक्त शांत बैठा समर से आज के जश्न में आने वाले मेहमानों के बारे में जान रहा था। वैसे तो उसने पहले से ही सब कुछ रिसर्च कर लिया था। तभी समय और समर को बाहर भेज दिया गया, क्योंकि मेहमान आने शुरू हो गए थे, कोई बिजनेस के लिए तो कोई रिश्ता जोड़ने के लिए। समय प्रताप सिंह राजवंश राजा हरिकृष्ण नंदन के बड़े बेटे हैं, तो समर प्रताप सिंह राजवंश उनके छोटे बेटे हैं। समर प्रताप अपने बड़े भैया समय प्रताप को पिता और भाभी स्वर्णा को माता समान मानते हैं। समर के जाने से पहले अभियुक्त ने अचानक कहा, हम चाहते हैं कि महल फिर से झील के पास से शुरू हो। ये सुनकर वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। झील महल को तो 20-22 साल पहले छोड़ दिया गया था। शुक्र था कि ये महल का अंदरूनी हॉल था, वरना हंगामा हो जाता। समय ने समझदारी दिखाते हुए कहा,
हम आपकी बात पर जश्न के बाद चर्चा करेंगे। चलो समर। वो दोनों वहाँ से निकल गए। अभियुक्त चुपचाप वहीं पर बैठा रहा। राजवीर प्रताप सिंह राजवंश, जो कि समर और ऐश्वर्या के बड़े बेटे हैं, उसने वीरेंद्र, विराट और शक्ति को वहाँ से जाने का इशारा किया। ये देखते ही वो तीनों वहाँ पार्टी में एंजॉय करने चले गए। राजवीर ने मुस्कुराते हुए अभियुक्त से कहा, वैसे वो कितनी मासूम है ना, हमने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी। अभियुक्त के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। उसकी नजरें सिया पर टिक गईं, जो कि राजवीर प्रताप की धर्मपत्नी आराध्या के साथ सीढ़ियों से उतर रही थी। केसरिया लहंगे और गुलाबी दुपट्टे में वो किसी स्वप्न सुंदरी जैसी लग रही थी। अभियुक्त गंभीर होकर बोला, भाभी साहब से बहुत दिन हो गए बात किए। राजवीर ने नकली गुस्से में कहा, अरे क्या तारीफ भी ना करें, तुमको क्या पता कैसे झेलते हैं उनको। अभियुक्त ने सिर हिलाया, बहन मानते हैं हम उन्हें, इसलिए मेरे सामने उनकी बुराई मत कीजिए। राजवीर के पूछने पर, अरे मैं भला कौन होता हूँ उसकी बुराई करने वाला, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ। अभियुक्त उठते हुए बोला, अच्छा चलो फिर मैं ये बात खुद ही उनको बता देता हूँ, तब पता चलेगा आपको भी। अभियुक्त इतना कहकर चला गया। राजवीर ने मन ही मन कहा, अरे ये तो अजीब लड़का है, भला ये भी कोई कहने वाली बात है। ये बोलते ही राजवीर भी उसके पीछे पीछे चल दिया। आराध्या सिया को एक शांत कोने में बैठाकर मेहमानों से मिलने चली गई। दक्षिता और अद्रिका सिया के पास थी, पर जैसे ही उन्होंने खाने की ओर देखा, वो सिया को वहीं छोड़कर खाने की मेज पर जा पहुंची। कुसुम, जो मुख्य नौकरानी की बेटी थी और उनके साथ बहन जैसी थी, वो भी उनके साथ थी। तीनों खाने पर टूट पड़ी। सिया ने इधर उधर देखा, तभी उसकी नजर दूसरे लॉन में पड़ी, जहां राजवीर परेशान होकर किसी को ढूंढ रहे थे। सिया धीरे से उनकी ओर चली गई। राजवीर ने जब सिया को देखा तो उनके चेहरे पर राहत देखी और वो बोले, अरे सिया, अच्छा हुआ तुम मिल गई, जल्दी इधर आओ। वो जल्दी से उसके हाथ में एक हीरे का ब्रोच रखते हुए बोले, प्लीज इसे लगा दो ना, आराध्या को बुला रहा हूँ पर वो अपना बहुधर्म निभा रही हैं। सिया ये सुनकर मुस्कुराई और उसने राजवीर के कुर्ते पर ब्रोच लगाते हुए कहा, ये लीजिए, हो गया कुंवर साहब। राजवीर ने एक पाँव उठाकर उसे देखा और उससे कहा, क्या बोला तुमने? सिया एकदम से डर गई और उसने नजरें नीचे झुका ली और घबराते हुए बोली, कुछ गलत बोल गए क्या? राजवीर मुस्कुराए और उसके सिर पर हाथ रखकर बोले, अरे भाई सा हैं हम तुम्हारे, जैसे अभियुक्त के हैं वैसे ही, और खबरदार जो आज के बाद कुंवर सा बोला तो। सिया की जान में जान आई, वो मुस्कुरा दी। तभी आराध्या आ गई और मजाक में उन्हें डांटते हुए राजवीर को वहां से ले गई। सिया, स्वर्णा और ऐश्वर्या की ओर चली गई, जो अकेली बैठी थी, पर वहां भी भीड़ बढ़ने लगी। औरतें महल की बेटियों की तारीफ कर रही थी। प्रतिमा और नंदिनी अपनी बेटियों की प्रशंसा सुनकर फूली नहीं समा रही थी। सिया सिर झुकाए बैठी रही, अजनबियों से घबराई हुई। जब स्वर्णा और ऐश्वर्या आगे निकल गईं, तो सिया अकेली रह गई। नंदिनी ने उसके साथ बैठने की कोशिश की, पर उसकी सहेली उसे वहां से ले गई। सिया पूरी तरह से अकेली थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, क्या आप किसी रियासत से हैं? आपका पहनावा तो राजकुमारियों जैसा है, आप जरूर किसी राजघराने से हैं, है ना? सिया डर गई। उसके आसपास और लड़के आ गए, क्योंकि वो भी इस खूबसूरत लड़की से बात करने का मौका नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी उनमें से दूसरे ने कहा, अरे कम से कम हमें नाम ही बता दो अपना, हमसे भी क्या शर्माना। उनकी बात सुनते ही सिया की सांसें तेज होने लगीं और आंखें नम हो गईं। उसने चारों ओर देखा, पर इस भीड़ में उसे कोई अपना नजर नहीं आया। वो रोने ही वाली थी कि तभी भागकर अंदर की ओर चली गई, सिर नीचा किए। वो तेजी से चल रही थी और अंदर पहुंचते ही किसी से टकरा गई। उसने सिर उठाकर देखा, वो व्यक्ति बहुत मजबूत था। तभी उसे एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जान आप ठीक हैं? अभियुक्त की आवाज सुनते ही सिया की आंखें बंद हो गईं, जैसे उसे सुकून मिल गया हो। अभियुक्त ने उसे अपने पास खींच लिया और दूसरे हाथ से उसके सिर को सहलाने लगा। वो सिया की आंखों में आंसू देखकर बेचैन हो रहा था। सिया तुरंत उसकी बाहों में घुस गई, जैसे अब कोई उसे नहीं देख सकता था। अभियुक्त हैरान रह गया और वो सिया की पीठ सहलाने लगा। तभी उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। सिया सिसकियां ले रही थी। अभियुक्त ने सिया को थोड़ा दूर किया और प्यार से उसके चेहरे को देखते हुए कहा, क्या बात है सिया, किसी ने कुछ कहा आपसे? अरे बताओ तो सही आप,
सिया ने अपने उल्टे हाथ से आंसू पोंछे और डरते हुए कहा, हमें हमें यहाँ नहीं रहना है, हमें कमरे में जाना है, यहाँ सब हमें अजीब से देख रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रहना। पर फिर से उसके कोट को पकड़कर उसमें छिपने लगी, जैसे एक डरी हुई चिड़िया अपने घोंसले में सिमट जाती है। अभियुक्त को अभी भी पूरी तरह समझ नहीं आ रहा था कि एग्जैक्टली क्या हुआ, पर तभी उसकी नजर सामने खड़े उन लड़कों के ग्रुप पर पड़ी जो अभी भी वहीं थे। अभियुक्त के देखते ही वो सभी सकपका गए और इधर उधर होने लगे। वो सभी पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन के बच्चे थे जो अपने पेरेंट्स के साथ आए थे ताकि फ्यूचर में अभियुक्त से कनेक्शंस बना सकें, पर अब उन्हें लग रहा था कि उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। अभियुक्त की नजरें उन्हें जलती हुई लग रही थीं। अभियुक्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो इतना कांप रहा था कि लग रहा था जैसे वो अभी विस्फोट कर देगा। पर तभी उसे सिया का ख्याल आया जो उसके सीने से चिपकी बेहोश सी हालत में खड़ी थी। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल था। इतने सारे लोग, अजनबियों का घेराव और उन लड़कों का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। वो पूरी तरह से डर चुकी थी और ये बिल्कुल जायज था। अभियुक्त ने एक गहरी सांस ली। उसने सिया को अपने कोट में और क्लोजर किया, जैसे उसे दुनिया की सारी बुराइयों से बचा रहा हो। उसने धीरे से कहा, ठीक है जान, हम अभी आपको कमरे में ले चलते हैं। पर तभी उसकी नज़र फिर से उन लड़कों पर गई जो अब भी वहीं खड़े थे, मानो कुछ और ड्रामा का इंतजार कर रहे हों। अभियुक्त का पेशेंस अब टूट रहा था। उसका मन हो रहा था कि अभी जाए और उन लड़कों को अच्छे से सबक सिखाए। क्या अभियुक्त उन लड़कों को इस पार्टी से धक्के मार कर बाहर निकालेगा? क्या होगा जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन को उसका ऐसा करना अखर जाएगा? क्या अभियुक्त के पहले दिन कुंवर साहब बनने पर बड़ा हंगामा होने वाला था? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। सिया अभी भी नाजुक हालत में थी और अभियुक्त उसके साथ कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। उसने उसे जेंटली उठाया और सिया बिना किसी अपोज के उसकी गर्दन से लिपट गई, जैसे एक बच्चा अपने सहारे की तलाश में हो। अभियुक्त उसे पीछे की सीढ़ियों से लेकर ऊपर चला गया। राजवीर ने उन्हें जाते देखा। वो टेंस था, पर उसे अभियुक्त पर भरोसा था। वो जानता था कि अभियुक्त सिया का ख्याल रखेगा, इसलिए वो वापस जश्न में चला गया। अभियुक्त सिया को कमरे में ले आया। सिया अभी भी उससे चिपकी हुई थी। उसने उसे प्यार से बिस्तर पर बैठाया। सिया का दुपट्टा कहीं खिसक गया था, पर उसने या तो ध्यान नहीं दिया था या फिर अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। अभियुक्त के सामने वो बिना किसी झिझक के बैठी थी। सिया चुपचाप अभियुक्त के पास आई और उसकी गोद में बैठ गई, अपना सिर उसके कंधे पर टिका लिया। अभियुक्त मुस्कुराया और उसकी इस मासूम हरकत पर उसने जेंटली पूछा, आपने कुछ खाना खाया भी या नहीं? सिया ने ना में सिर हिलाया। अभियुक्त ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा, आप खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रख सकती, है ना? उसने तुरंत किसी को फोन करके कमरे में खाना भेजने को कहा। सिया अभियुक्त को एक टक देख रही थी। एक ही दिन में महल के लोगों से उसके इतने गहरे रिश्ते बन गए थे। राजवीर जैसा भाई, आराध्या जैसी भाभी, स्वर्णा और ऐश्वर्या दोनों जैसे माँ, और दक्षता, अद्रिका, सोनाली, कुसुम जैसी बहनें। पर अभियुक्त के साथ का रिश्ता वो समझ नहीं पा रही थी। अभियुक्त एक कुंवर था जो पूरे राजस्थान का होने वाला राजा, और वो उसे अचानक ही कैसे सब कुछ मान बैठा था। उसके मन में उलझन थी और बहुत सारे सवालों ने खुद ही जन्म लेना शुरू कर दिया था। वो सोच रही थी, जब वो यहाँ से दूर चली जाएगी तो क्या वो अभियुक्त को याद करेगी? बिल्कुल करेगी, पर अब क्या फायदा? वो उसके लायक नहीं है, ना ही कभी उसकी बराबरी कर सकती है। अभियुक्त उसकी नीली आंखों में झांक रहा था, जिनमें अनगिनत सवाल और एक गहरी असुरक्षा थी। वो आगे बढ़ा और उसके माथे पर एक प्यारा सा किस रख दिया। सिया की आंखें सुकून से बंद हो गईं, जैसे वो इसी पल की तलाश में थी। सिया के मन में अभी भी उथल पुथल चल रही थी। वो सोच रही थी, अब क्या फायदा? उसे यहाँ से वापस अपनी दुनिया में जाना ही था। ये रास्ता उसने खुद चुना था। जैसे ही उसके माँ बाबा सा ठीक होंगे वो वापस चली जाएगी। पर अब सब कुछ बदल चुका था। नए रिश्ते, नए लोग, जिनकी उसे हमेशा से तलाश थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। एक मुलाजिम खाने की थाली लिए खड़ा था। अभियुक्त ने सिया को ब्लैंकेट से ढककर दरवाजा खोला और खाना लेकर अंदर आया। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया।
अभियुक्त वो लड़का था जिसका सपना हर लड़की देखती, सुंदर, शक्तिशाली और दयालु। सिया के लिए ये सब एक सपने जैसा था जो कभी भी टूट सकता था। अभियुक्त उसके पास बैठ गया और खाना परोसने लगा। सिया बिना पलक झपकाए उसे देख रही थी, जैसे वो हर पल को अपनी आंखों में कैद करना चाहती हो। जान, कहाँ खो जाती हो आप? जब देखो कहीं और ही गुम रहती हो, अभियुक्त ने बड़े प्यार से कहा। सिया ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि सिया की आंखों में एक तूफान था, डर, उलझन और एक अनकहा दर्द। अभियुक्त ने सब समझ लिया कि कुछ गलत है। उसने चुपचाप उसे खाना खिलाया और सिया ने बिना एक शब्द कहे सब खा लिया। खाने के बाद अभियुक्त ने उसे सुला दिया। आप सो जाओ, कुछ जरूरत हो तो किसी को बुला लेना, हमें भी। हम तुरंत आ जाएंगे। उसने ये शब्द कहने के बाद उसके माथे को चूमा। सिया ने आंखें बंद कर ली, पर जब उसने उन्हें खोला तो अभियुक्त को अपनी ओर देखता पाया। शर्मिंदगी में उसने कंबल से खुद को ढक लिया। अभियुक्त हल्के से मुस्कुराया और कंबल के ऊपर से ही उसके माथे को चूमकर बाहर निकल गया। उसे पता था बाहर का जश्न उसका इंतजार कर रहा था। बाहर जश्न इन फुल स्विंग था, पर एक कोने में एक काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति चुपचाप फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में गुस्सा और झल्लाहट थी। हमने उन्हें तुम्हें मारने को कहा था, वो अभी भी जिंदा कैसे हैं? फोन के दूसरे छोर से कुछ फंसी हुई आवाजें आईं। काले कपड़ों वाले ने गुस्से में कहा, हमसे झूठ मत बोलो, उसकी शक्ल देखकर कोई भी पहचान सकता है। अब तुमसे एक काम नहीं हुआ, उन्हें मार दो, वो अभी राजवंश के जश्न में है, और अगर इस बार वो जिंदा रही तो तुम जिंदा नहीं रहोगे। हम इतने सालों की मेहनत को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। वो व्यक्ति डरा हुआ था, पर उसने खुद को संभाला और भीड़ में घुस गया। उसके चेहरे पर एक ठंडी खतरनाक चमक थी। वो किसी राजघराने का सदस्य लग रहा था, पर उसकी नीयत खतरनाक थी। सुबह की पहली किरणों के साथ ही महल में जीवन की हलचल शुरू हो गई। स्वर्णा मंदिर में आरती कर रही थी और उनका पूरा परिवार उनके पीछे खड़ा था। मंत्र मुग्ध कर देने वाला भजन गूंज रहा था। ओ मन बसिया ओ कान्हा, रंग रसिया ओ कान्हा, पवन प्रभाती जग को जगाती, भंवरे भी करते गुंजन, ओ मन बसिया ओ कान्हा। धीरे धीरे सभी लोग इकट्ठा हो गए। आज एक बहुत बड़ा दिन था। झील वाला दरवाजा जो सालों से बंद था, आज फिर से खुलने वाला था। ये मुख्य द्वार था, पर महारानी की मृत्यु और अभियुक्त के विदेश जाने के बाद महाराजा हरिकृष्ण ने दुख के मारे इसे बंद करवा दिया था। प्रतिमा, नंदिनी और नए आए मेहमानों ने सिर्फ सुना था कि झील महल विश्व की सबसे अद्भुत कलाकृति है, जहां महाराजा हरिकृष्ण और महारानी रहा करते थे। वो जगह एक स्वर्ग से कम नहीं थी, जहां जाने की अनुमति सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों को थी। राजवीर और अभियुक्त का बचपन का कुछ समय इसी झील महल में बीता था, पर महारानी की मृत्यु के बाद अभियुक्त गुमसुम हो गया था। महाराजा ने उसे भावनाओं से दूर एक कठोर राजा बनाने की कोशिश की थी, पर सिया के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। महाराजा को शायद इसकी भनक भी थी, पर वो अनजान बने हुए थे। उनके गुप्तचर हर जगह फैले हुए थे। एक अंधेरे कमरे में 4 लोग बैठे थे। हल्की सी रोशनी में उनके चेहरे की भावनाएं डरावनी लग रही थी। दुष्यंत, जो जश्न में शामिल हुआ था, गुस्से में बोल रहा था, हमें क्या पड़ी है जो हम शराब पीकर झूठ बोलें? हमने जो देखा वही बोल रहे हैं। वो अभी भी जिंदा है, हमसे झूठ बोला गया था, उससे हटना होगा। हम अपनी सालों की मेहनत बर्बाद नहीं होने देंगे। माया एक चालाक महिला थी। वो बोली, पर ऐसा कैसे हो सकता है? हम खुद महल गए थे सब खत्म करने के लिए। स्वर्णा अब भी बेऔलाद है। अगर वो जिंदा होती तो उसके लोग उसे स्वर्णा के पास ले जाते। हमने पूरा राजस्थान छान मारा था, वो कहीं नहीं थी। फिर कल जश्न में वो कैसे दिख गई? प्रतापगढ़ पर राज करने का सपना हम ऐसे नहीं छोड़ सकते। अगर वो जिंदा है तो अब उसे मारना ही पड़ेगा। बाकी के 2 लोग, विक्रम और संजय, जो हत्यारे थे, उन्हें दुष्यंत और माया समझा रहे थे कि अगली बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए।
महल के प्रांगण में जो चहल पहल थी वो शांत नहीं थी। फूलों की लड़ियां, रंगीन कपड़े और सेवकों की हड़बड़ाहट, सब कुछ गौरवी की आने वाली शादियों की तैयारियों की कहानी कह रहा था। आज से महल के मुख्य द्वार को एक बार फिर से खोल दिया गया था, महाराजा शाह के आदेश पर। ये एक ऐतिहासिक पल था, जैसे किसी प्रतिबंध को हटा दिया गया हो। पर इस आदेश के पीछे की मंशा क्या थी, ये कोई नहीं जानता था। महाराजा शाह के चेहरे के भाव अभियुक्त जैसे थे, या फिर उन्होंने इस अभियुक्त को ही अपने जैसा बना दिया था, जिससे कोई अंदाजा न लगा सके कि वो लोग असल में क्या सोच रहे हैं। समय के सामने उनकी आज्ञा सदैव अंतिम थी, और आज भी ऐसा ही हुआ था। सिया धीरे धीरे झील के किनारे होती हुई आंगन में आई। उसकी आंखें थोड़ी सूनी थीं। कल की घटना अभी भी उसके दिमाग में ताज़ा थी। राजवीर द्वारा दिए गए झटके ने न सिर्फ उसके शरीर को बल्कि उसके अहंकार को भी चोट पहुंचाई थी। आराध्या, जो समर के साथ शादी की व्यवस्थाओं पर चर्चा कर रही थी, उसने सिया को देखा। वो तुरंत अपनी बातचीत खत्म कर उसकी ओर दौड़ी। उसके चेहरे पर सच्ची चिंता थी। सिया, आप ठीक तो हो ना? आराध्या ने कोमलता से सिया के गाल को छूते हुए पूछा। उसकी आवाज में ममता की एक सुखद ठंडक थी। सिया ने एक छोटी सी मुस्कान बनाने की कोशिश की। हम बिल्कुल ठीक हैं भाभी सा, देखिए ना, हमें कुछ नहीं हुआ है। पर उसकी आवाज में एक कंपकपी थी जिसे वो छुपा नहीं पा रही थी। आराध्या ने उसे सहलाते हुए कहा, चलो सब वहीं बैठे हैं। ऐश्वर्या, नंदिनी और प्रतिमा फूलों की लड़ियां बुनने में व्यस्त थीं। ऐश्वर्या ने सिया और आराध्या को देखा तो खुश होकर बोली, अरे लाडो, आप आ गई, आइए यहीं बैठिए। वातावरण खुशनुमा था, लेकिन हर किसी के मन में एक सवाल था। आखिर गौरवी की शादी इस महल में करवाने के पीछे महाराजा शाह की क्या मंशा थी? पर कोई पूछता नहीं था। महाराजा की आज्ञा थी बस। और रुक्मणी के रिश्ते की वजह से सब कुछ सहज लग रहा था। तभी स्वर्णा एक छोटी सी सुनहरी कटोरी लेकर आई। उन्होंने सिया को देखा तो उनके चेहरे पर एक ममतामयी मुस्कान खिल उठी। अरे लाडो, आप आ गई, हम तो अभी आपको बुलावा ही भेजने वाले थे, स्वर्णा बोली। सिया ने उन्हें हैरानी से देखा। स्वर्णा मुस्कुराते हुए बोली, कल आपके सिर में दर्द था ना? हम कल ही आपके पास आने वाले थे, पर आराध्या ने कहा आप आराम कर रही हैं। अब आ गई हो तो हम आपकी मालिश कर देते हैं, ये तैयार ही है। सिया हिचकिचाई, अरे नहीं, आप रहने दीजिए, हम कर लेंगे। स्वर्णा ने नकली गुस्से से आंखें चौड़ी की। अरे, आप आ रही हैं या नहीं? माँ को ना नहीं बोलते। ये सुनकर सबकी नजरें स्वर्णा पर टिक गईं। सिया भी हैरान थी। समय जो आराध्या से कुछ पूछने आ रहे थे वो भी रुक गए। स्वर्णा के शब्दों ने उनके चेहरे पर एक मंद मुस्कान ला दी और वो चुपचाप वापस लौट गए। माँ शब्द ने सिया के दिल के तार हिला दिए। उसे अपनी माँ मालती की याद आ गई। उसकी आंखों में अचानक आंसू छलक आए। एक अजीब से सुकून और विश्वास ने उसे घेर लिया। उसने बिना कुछ कहे प्यार से अपना सिर स्वर्णा की गोद में रख लिया। स्वर्णा ने उसके बालों को सहलाया। उन्हें देखकर उन्हें हमेशा अपनी खोई हुई सहेली की याद आती थी। ऐश्वर्या ने माहौल को हल्का करते हुए कहा, ओ, आप रोए ना, आप दोनों माँ बेटी महल को ही डुबो देंगी और रो धोकर। खाना भी तो बनाना है, बहुत सारे काम बाकी हैं। आराध्या भी सिया के पास बैठ गई और स्वर्णा को दोनों तरफ से अपने हाथों से घेर लिया। बिल्कुल सही कहा आपने मासा, शादी हम लोग बाद में करेंगे क्या? बड़ी मासा समझती ही नहीं, हमारे इतने महंगे कपड़े खराब हो जाएंगे। स्वर्णा ने प्यार से बारी बारी दोनों के माथे चूम लिए। आप लोग ही तो हमारे जीने की वजह हो। दोपहर में सिया अपने कमरे की ओर जा रही थी। तभी उसकी नजर बालकनी के दूसरे रास्ते पर चलती हुई प्रतिमा पर पड़ी। प्रतिमा के कदम तेज और गुपचुप थे, जैसे वो किसी मिशन पर हो। सिया को अटपटा लगा। सिया बोली, अरे ये इधर क्या कर रही है? उस तरफ तो प्रतिमा का रूम भी नहीं था। सिया ने देखा कि प्रतिमा हर कमरे की ओर झांक रही थी, मानो कुछ तलाश रही हो। अपनी क्यूरियोसिटी को शांत करने के लिए सिया उसी रास्ते पर चल पड़ी। प्रतिमा एक मोड़ पर ऐसे गायब हुई कि सिया एकदम से हैरान रह गई। वो खड़ी होकर उस विशाल महल के कॉरिडोर्स और दूर तक फैले रूम्स को निहारने लगी, जिनके बीच बीच में बने छत महल की भव्यता दर्शा रहे थे। ये एक तरह की भूल भुलैया थी। सिया समझ गई कि आगे जाना खतरनाक हो सकता है। वो वापस मुड़ने का डिसीजन ले ही रही थी कि तभी सामने बने एक सुनसान कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने धीरे से कमरे के बंद दरवाजे की ओर देखा। सिया चौंकते हुए बोली,
अरे यहाँ तो सालों से कोई नहीं रहता, फिर ये आवाज कैसी? मुझे चलकर देखना चाहिए। डरते डरते उसने दरवाजे पर हाथ रखा। दरवाजा अचानक से खुद ब खुद खुल गया, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। सिया एक पल के लिए स्टन रह गई, फिर साहस जुटाकर अंदर झांकने लगी। अंदर का नजारा देखकर सिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। कमरा अत्यंत विशाल था। उसने अब तक जितने भी कमरे देखे थे उन सब से बड़ा, इतना बड़ा कि उनमें से 5 कमरे इसमें समा सकते थे। हर चीज बेहद सलीके और शाही अंदाज में रखी हुई थी, पर एक पुरानी धूल की परत सब पर जमी थी, जो इसकी उपेक्षा की गवाही दे रही थी। कौन है वहां? एक दबंग रौबदार आवाज ने सिया की धड़कन एक पल के लिए थमा दी। उसके कदम जमीन में जम गए। धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा तो एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़ा था। उनके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां थी, लेकिन आंखों में एक अदम्य तेज और कड़की थी। वो एक लंबी छड़ी पर हाथ रखे खड़े थे। सिया तुरंत घबरा कर हाथ जोड़कर बोली, हमें माफ करें, हमें पता नहीं था यहाँ कोई रहता है, वरना हम कभी नहीं आते। हमने कुछ आवाज सुनी तो देखने चले आए, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें माफ करें। सिया नजरें झुकाए थी, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो बुजुर्ग व्यक्ति उसे चुपचाप निहारता रहा। उसका मासूम डरा हुआ चेहरा किसी बच्चे जैसा लग रहा था। अचानक उनके सख्त चेहरे पर एक कोमलता की लहर दौड़ गई। उन्होंने अपनी आवाज को नरम करते हुए पूछा, तुम सराहना हो ना? सिया हैरानी से सिर उठाकर उनकी ओर देखने लगी। उस नाम ने उसे झकझोर दिया। उस व्यक्ति की आंखों में एक अजीब सी चमक और एक गहरा दर्द छिपा हुआ था। आखिर ये बुजुर्ग व्यक्ति कौन है जो इस सुनसान कमरे में रहता है? उसे सराहना नाम से क्यों बुला रहा है? क्या ये नाम सिया के अतीत से जुड़ा है? और क्या इस रहस्यमय व्यक्ति के पास वो सभी जवाब हैं जो सिया ढूंढ रही है? क्या महल का ये सबसे गहरा रहस्य अब खुलने ही वाला है? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। वो कोई और नहीं बल्कि राजस्थान के वर्तमान महाराजा हरि कृष्ण थे। अभियुक्त बिल्कुल उनकी तरह ही दिखता था, बस वो थोड़ा ज्यादा यंग था। दुनिया को लगता था कि महाराजा बीमार हैं और उठ भी नहीं सकते, पर अभी वो पूरी तरह से स्वस्थ और अलर्ट दिख रहे थे। सिया ने एक्साइटेड होते हुए कहा, आप हमें जानते हैं, पर हम तो कभी दुनिया के सामने नहीं आए, तो फिर आप मुझे कैसे पहचानते हैं? हाँ बिल्कुल जानते हैं, आइए यहाँ बैठकर बात करते हैं, महाराजा ने मुस्कुराते हुए कहा। सिया धीरे से पास के सोफे पर बैठ गई। उसे अभी भी डर लग रहा था, पर पहले से कम। महाराजा उसे देख रहे थे। वो बिल्कुल अपनी माँ सौंदर्या की तरह थी, बस आंखें नीली थीं और चेहरे पर एक मासूमियत थी। वो जानते थे कि 20 साल पहले वो कुछ नहीं कर पाए थे, बस छोटी सी सिया को महल के दरवाजे से उठाकर राजमाली के घर छोड़ आए थे। उनके अंदर कई राज दबे हुए थे, जो अगर बाहर आए तो राजस्थान का इतिहास बदल सकता था। सिया हैरानी से महाराजा को देख रही थी, जो शांत भाव से उसकी ओर देख रहे थे। सिया ने शिकायत भरे अंदाज में कहा, इसका मतलब है आपने बीमार होने का नाटक किया? आपको पता भी है महल में सभी कितने परेशान हैं आपको लेकर? क्योंकि हम चाहते थे कि सबका ध्यान हमारी ओर हो, महाराजा ने कंधे उचकाकर जवाब दिया। ये सुनकर सिया उन्हें घूरते हुए बोली, अब आप सच बताएंगे या हम समर बाबासा को यहाँ बुलाएं? अब आप सच बताएंगे या हम समर बाबासा को बुलाएं यहाँ? ऐसे ही तो सराहना की माँ भी हमें डांटती थी, महाराजा हंसते हुए बोले। फिर अचानक गंभीर होकर कहा, आप बिल्कुल अपनी माँ सौंदर्या की तरह हो। हमारी माँ का नाम मालती है, और अब आप जल्दी बताएं कि आपने बीमारी का नाटक क्यों किया? सिया ने जोर देकर कहा, अरे नहीं नहीं, अच्छा हम बताते हैं। महाराजा ने हार मान ली। बात यह है कि हम अपने शेर अभियुक्त को अपने पास लाना चाहते थे। हम चाहते थे कि हमारा शेर बाहर की दुनिया को छोड़कर अपनी विरासत संभाले। हालांकि बहुत सारे हैं जो संभाल सकते हैं, पर काबिल तो काबिल ही होता है ना। जैसे एक वक्त में समय ने संभाला था, पर बिजनेस की जिम्मेदारियों के बीच वो समर और राजवीर तीनों राजकाज से दूर चले गए। फिर जब हमारे शेर ने पिछले साल इंटरनेशनल बिजनेसमैन का खिताब जीता, तो हम समझ गए अभियुक्त काबिल के साथ साथ खतरनाक भी है।
इसी बीच प्रतापगढ़ में कुछ लोग सराहना की जानकारी जुटाने में लगे हुए थे। उन्होंने जश्न से सिया की कुछ तस्वीरें निकाल ली थीं, जो अब बड़े बड़े पोस्टर के रूप में उनके सामने थीं। दुष्यंत का बेटा अभिजीत, जो सिया की तस्वीर को एक टक देख रहा था, अचानक बोला, बाबा साहब, हमें सराहना चाहिए, इन्हें हम अपनी बनाना चाहते हैं। सिया इन सबसे अनजान महाराजा से बातें करने में मग्न थी। महाराजा हरिकृष्ण की आवाज में एक गहरी गंभीरता थी। वो उसे अभी भी समझा रहे थे। रियासत दया, माफी, धैर्य के बिना नहीं चलती, पर सिर्फ इनसे भी नहीं चलती। कभी कभी एक हुकूमत को वो बनना पड़ता है जो वो नहीं होते। खतरनाक, गुस्सैल, कभी कभी कातिल और बात को सीक्रेट रखने वाला। इसलिए हमें अभियुक्त ज्यादा काबिल लगते हैं और हम चाहते हैं वो यहाँ सब संभालें। सिया ध्यान से सुन रही थी। उसके मन में अभियुक्त की छवि घूम रही थी। वो सोच रही थी, क्या अभियुक्त सच में इतने खतरनाक हैं? पर उसे तो वो हमेशा सॉफ्ट और सेंसिटिव लगे थे। ये स्वभाव सिर्फ उसके लिए ही था और ये बात अब तक सिर्फ सिया ही जानती थी। तभी महाराजा अपने ख्यालों से बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, अरे देखो, हम भी क्या लेकर बैठ गए, चलो कुछ और करते हैं। सिया भी मुस्कुरा दी। वो उठते हुए बोली, नहीं, अब हमें जाना होगा, बहुत देर हो चुकी है ना। महाराजा ने सिर हिलाया। हाँ, पर आप हमसे मिलने जरूर आना। हमें आपसे मिलकर अच्छा लगा, जैसे कोई अपना हमारे पास हो। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें भी। और आप फिक्र ना करें, ये बात किसी को पता नहीं चलेगी, पर आप जल्दी सबको सच खुद बता देंगे। वो बाहर जाने लगी। महाराजा ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। पर जैसे ही सिया चली गई, महाराजा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने तुरंत अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। सराहना की जानकारी किसी भी कीमत पर महल से बाहर नहीं जानी चाहिए। हम एक बार गलती कर चुके हैं, अब फिर से वही गलती नहीं दोहराएंगे। प्रतापगढ़ के राजा से हमारी बात करवाने का जल्द प्रबंध करें, हमारे पास उनकी सबसे कीमती चीज है। उधर प्रतापगढ़ में दुष्यंत अपने बेटे अभिजीत की बात सुनकर हैरान था। अभिजीत सिया से शादी करने का सपना देख रहा था, जो पूरी तरह से इम्पॉसिबल लग रहा था। दुष्यंत जानता था कि सिया अब राजवंश परिवार के करीब है और उनकी पहुंच से बाहर। अभिजीत गुस्से में बोला, अगर राजकुमारी सराहना हमारी नहीं हुई तो हम खुद को खत्म कर लेंगे, और उन्हें अपना कैसे बनाना है कि हम जानते हैं। दुष्यंत और उसकी पत्नी माया अपने बेटे की जिद के आगे हार गए। वो जानते थे कि सालों पहले की गई एक गलती अब एक नई समस्या बन चुकी थी। उन्होंने प्रतापगढ़ के राजा हर्षवर्धन और रानी सौंदर्या की 5 महीने की बच्ची को मारने की योजना बनाई थी, पर कोई धोखा दे गया था, या शायद महाराजा हरिकृष्ण ने उस बच्ची को बचा लिया था और राजमाली के घर के बाहर छोड़ दिया था। वो बच्ची सिया थी, प्रतापगढ़ की असली राजकुमारी। दुष्यंत सौंदर्या से प्यार करता था, पर उसने हर्षवर्धन को चुना था। सिया अपनी माँ की तरह दिखती थी, इसलिए दुष्यंत ने उसे जश्न में तुरंत पहचान लिया था। महाराजा हरिकृष्ण सौंदर्या को अपनी बेटी मानते थे जब उनके रिश्ते अच्छे थे, पर सिया के गायब होने के बाद सब कुछ बदल गया था। स्वर्णा और सौंदर्या बचपन की सहेलियां थीं, इसीलिए स्वर्णा को सिया से एक अलग ही जुड़ाव महसूस होता था। शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। सभी मेहमान महल में आ चुके थे, जिनमें गौरवी की खास दोस्त निहारिका भी शामिल थी। रुक्मिणी और प्रतिमा का स्वभाव एक जैसा था, इसलिए वो जल्दी ही दोस्त बन गई। नंदिनी भी शामिल थी, पर उसे इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो बस खाने और मौज करने में व्यस्त थी। राजवंश महल में शादी होने से उनकी हैसियत और बढ़ जाएगी, इसलिए वो और खुश थी। शाम का समय था। आराध्या के कमरे में सभी लड़कियां इकट्ठा थीं। कपड़ों के ढेर के सामने बैठकर वो राजवीर की शादी की तैयारियों पर चर्चा कर रही थी। सिया, जो पहली बार किसी शादी में शामिल होने वाली थी, चुपचाप सबको देखकर मुस्कुरा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अद्रिका ने झल्ला कर दरवाजा खोला तो सामने एक मुलाजिम खड़ी थी और वो बोली, आप सबको नीचे बुलाया जा रहा है। राजकुमारी गौरवी और राजकुमारी निहारिका आई हैं। अद्रिका का मूड खराब हो गया और उसने दरवाजे को बंद करते हुए कहा, अच्छा आप जाइए, हम सब आते हैं। आराध्या ने उसे शांत करते हुए कहा, बच्चे शांत हो जाओ, बस कुछ दिन और। आप सब भी तो गौरवी की शादी के लिए एक्साइटेड हो ना? अद्रिका बोली, सच में? कुछ दिन भाभी सा? वो चुड़ैल यहाँ कुछ दिन रहेगी? हमें तो नहीं लगता। सिया ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अरे ऐसे नहीं बोलते, गलत बात है। अद्रिका ने जवाब दिया, जी सा, आप अच्छी हैं तो आपको सब अच्छे लगते हैं, पर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है।
खैर छोड़िए, आपको तो किसी की बुराई दिखाई ही नहीं देती, पर आप ना निहारिका से दूर ही रहना। आराध्या सिया के बाल सहलाते हुए मुस्कुरा दी। सलोनी बोली, अच्छा अब बाहर चले, वरना वो यहाँ आ जाएंगी। इधर अभियुक्त का पारा चढ़ रहा था। लड़कियों को बुलाया गया था पर अब तक कोई नहीं आई थी। भले ही उसने सबको बुलाया था पर उसे तो बस सिया की चिंता थी। सुबह से ऑफिस में बिजी रहने के कारण वो ठीक से उससे मिल भी नहीं पाया था। राजवीर ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शांत साहबजादे शांत, आपकी शहजादी आती ही होंगी। अभियुक्त शांत हो गया। राजवीर भी मुस्कुरा दिया। तभी उनकी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। महल के हॉल से 5 सीढ़ियां ऊपर की ओर जाती थी, जिनमें बीच वाली चौड़ी सीढ़ी सिर्फ महल वालों के लिए थी, बाकी 4 सीढ़ियां नौकरों के लिए थी। हॉल इतना विशाल था कि उसमें एक छोटा गांव बस सकता था। तभी सब नीचे आते दिखे। सबसे पीछे सिया थी। अभियुक्त के चेहरे पर दिन भर बाद एक मुस्कान आ गई। सब आगे बढ़ गए। राजवीर आराध्या को नहीं देखकर उन्हें ढूंढने चले गए। अभियुक्त सिया को नीचे आते देख रहा था। वो आगे बढ़ रही थी कि आखिरी सीढ़ी पर मालाकार की टोकरी से कुछ फूल और मालाएं नीचे गिर गईं। मालाकार बिना ध्यान दिए सजावट करता रहा। सिया तुरंत बैठकर फूल उठाने लगी। अभियुक्त की नजर उसकी खुली कमर पर पड़ी। वो घबराते हुए बोला, ये लड़की कब अपना ध्यान रखेगी। ये बोलकर वो आगे बढ़ा। सिया का दुपट्टा जो कमर में टिका था अब खुलकर लटक रहा था। ऐसे में वो जरूर गिरती। सिया अभियुक्त से 4 सीढ़ियां आगे थी, पंजों के बल खड़ी थी। अभियुक्त ने बीच में ही उसके पीले दुपट्टे का छोर पकड़ लिया। सिया को खिंचाव महसूस हुआ तो वो पलट कर देखने लगी। वो चौंक गई। अभियुक्त उसे एक टक देख रहा था। तभी आराध्या ने राजवीर के फोन से उन दोनों की एक तस्वीर खींच ली। एक ऐसा पल जो बेहद खास था। तभी अचानक एक तेज आवाज गूंजी, अरे वाह, क्या नजारा है। सबने मुड़कर देखा। वहां निहारिका खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक जेलस स्माइल थी। उसकी नजरें सिया और अभियुक्त पर थीं, जो अभी भी दुपट्टे के छोर से जुड़े हुए थे। क्या महाराजा अभियुक्त अब नौकरों की मदद करने लगे हैं? हाँ? निहारिका ने मजाक बनाते हुए कहा। अभियुक्त ने दुपट्टा छोड़ दिया और सिया को पीछे खींच लिया। उसकी आंखों में गुस्सा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निहारिका हंसी। अरे बस मजाक कर रही थी, गौरवी ने बुलाया है। तभी किसी ने ऊपर से आवाज दी, लाडो इधर आओ। वो ऐश्वर्या थी जो निहारिका को देखते ही समझ गई थी कि क्या माजरा है। वो जल्दी से नीचे आई और सिया को अपने साथ ले गई। तभी निहारिका जल्दी से आकर अभियुक्त से गले लिपट गई। कौन थी ये निहारिका? क्या सिया और अभियुक्त के रिश्ते में आएगी दरार? क्या निहारिका की मंशा सिर्फ शादी में शामिल होना था या फिर उसके पीछे कोई और साजिश थी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। अभियुक्त खुद हैरान था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उसके पास इस तरह से चिपके। तभी उसकी नजर सिया पर पड़ी और उसने झट से निहारिका को दूर किया। निहारिका ने नाक से कोड़ते हुए कहा, क्या वे, तुम बिल्कुल नहीं बदले। हम लोग साथ में खेले हैं और तुम हमें दूर कर रहे हो। अभियुक्त की आवाज में ठंडक थी। हमारा नाम अवि नहीं बल्कि अभियुक्त है, और नवजात शिशु के साथ कोई दूसरे नवजात शिशु को रखते तो उसको बचपन नहीं बोला जाता। वहीं थोड़ी दूरी पर खड़े कुणाल और विराट एक साथ बोले, वाह भाईसा, आज तुमने हमारा दिल जीत लिया। सोनाली और दक्षिता ने ताली बजाई। ऐश्वर्या ने सबको चुप रहने का इशारा किया। निहारिका पैर पटकती हुई गौरवी के पास चली गई। सिया भी निहारिका को देख रही थी। निहारिका दिखने में बहुत खूबसूरत थी। लंबी, गोरी, घने बाल। उसने भारी सा लहंगा पहन रखा था जो उसे और अट्रैक्टिव बना रहा था। हालांकि मेकअप थोड़ा ज्यादा हो गया था। जाते जाते निहारिका की नजर सिया पर पड़ी। वो उसकी सुंदरता को देखकर हैरान रह गई। सिया ने पीले रंग का हल्का सा लहंगा पहन रखा था। उसके सुनहरे बाल थोड़े बिखरे हुए थे जो उसके चेहरे को और निखार रहे थे। बिना मेकअप के भी उसका चेहरा चमक रहा था। उसकी गोरी रंगत रोशनी में गुलाबी दिख रही थी और उसकी बड़ी बड़ी नीली आंखें किसी का भी दिल जीत सकती थी। निहारिका के कानों में कुणाल और विराट के हंसने की आवाज आई। वो उन्हें घूरती रही। आराध्या आगे आई और सिया का हाथ पकड़कर बोली, नेहा ये सरायणा है और सिया ये निहारिका हैं, गौरवी की दोस्त। हमने बताया था ना आपको। सिया ने मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। निहारिका अभी भी अभियुक्त और सिया के नजदीकी देखकर गुस्से में थी।
ऊपर से सिया की खूबसूरती ने उसे और चढ़ा दिया। वो सिर हिलाकर वहां से चली गई। आराध्या सिया को लेकर नीचे आई जहां सब बैठे थे। अभियुक्त भी वहां मौजूद था। अभियुक्त सिया के करीब बैठा था। उनके हाथ अनजाने में छू गए। सिया सिहर उठी। उसने नजर उठाकर देखा, सब इधर उधर की बातों में व्यस्त थे। विराट और कुणाल अभियुक्त के ठीक ठीक पीछे ही थे, पर उनका ध्यान महल की सुरक्षा पर था। विराट सिक्योरिटी चेक कर रहा था और कुणाल बस उसे देख रहा था। उधर प्रतापगढ़ से दुष्यंत के आदमी महल में घुसपैठ की योजना बना रहे थे, पर अभियुक्त की सख्त सुरक्षा के कारण वो नाकाम हो रहे थे। अभिजीत की सिया को पाने की जिद ने स्थिति को और भी गंभीर बना दिया था। रात के समय सिया अपने कमरे में अकेली थी। वो पलंग पर सिर टिकाए बैठी थी। निहारिका के बारे में सोच रही थी। उसका बेवजह अभियुक्त से चिपकना उसे परेशान कर रहा था। वो उसके बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में समा गई। अभियुक्त महल में लौट आया था और सिया को ढूंढ रहा था। सभी लड़कियां एक जगह इकट्ठी थीं, पर सिया और आराध्या नदारद थी। वो आराध्या के कमरे की ओर बढ़ा जहां उसने राजवीर को कुर्ते में फंसा हुआ पाया। अभी अच्छा हुआ तुम आ गए। देखो हम इस कुर्ते में फंस गए। अब तुम आ गए हो तो मदद करो। राजवीर ने मदद मांगी। अभियुक्त ने ठंडे स्वभाव में जवाब दिया, इन सभी कामों के लिए भाभी माँ को क्यों नहीं बुलाते? हमें और भी काम है। वो जाने ही वाला था कि राजवीर ने उसे रोका। कैसे हो भाई, दूसरे भाई को मुसीबत में छोड़ के जा रहे हो? वैसे भी हम बड़े हैं और हमारा हुक्म है कि आप यहाँ रहें। राजवीर की आवाज धीमी पड़ गई, क्योंकि उसे पता था कि अभियुक्त ऐसे कामों में मदद नहीं करता। अभियुक्त मुस्कुराया, कितना ड्रामा करते हो भाई साहब। भाभी माँ से बहुत दिन हो गए बात किए हुए। जरूरत महसूस हो रही है मुझे बात करने की अब भाभी माँ से। इतना कहकर उसने राजवीर की मदद करने के लिए जोर लगाया, लेकिन अगले ही पल कुर्ता ही फट गया। आराध्या बाथरूम से निकली और हंसते हुए बोली, हे कान्हा जी, जब हमने कहा था कि कुर्ता छोटा है तो पहनने की क्या जरूरत थी? हाँ। फिर अभियुक्त की तरफ देखते हुए कहा, देवर साहब आप सिया के पास जाएं, वो अपने कमरे में है और आपसे नाराज भी है, जाएं, मना लें उसे। अभियुक्त सिया के कमरे की ओर चला। दरवाजा हल्का सा खुला था। अंदर जाकर उसने देखा सिया सोफे पर ही सो रही थी। सिया के सुनहरे बाल बिखरे हुए थे और हल्की रोशनी में उसका बदन चमक रहा था। हमेशा की तरह उसका दुपट्टा दूर सोफे पर पड़ा था। अभियुक्त ने धीरे से उसे गोद में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने उसके गुलाबी होठों को हल्के से चूमा और उठकर बालकनी में चला गया। सिया की नजदीकी उसे हमेशा उकसाती थी, पर वो जानता था कि सिया अभी इन भावनाओं के लिए तैयार नहीं थी। वो शादी के बाद ही आगे बढ़ना चाहता था। प्रतापगढ़ में अभिजीत धुएं से घिरे कमरे में अकेला बैठा था। उसके एक हाथ में दारू की बोतल थी तो दूसरे में सिया की तस्वीर। उसकी आंखों में एक सनकीपन था। तुम्हें मेरी होना ही होगा सरायना, नहीं राजकुमारी सरायना। वो बुदबुदाया, आवाज में जहर और पागलपन घुला हुआ। तुम चाहे जहां भी छुपो, हम तुम्हें वापस लेकर आएंगे। राजवंश महल कोई बड़ी बात नहीं, चाहे उस अभियुक्त को मुझे मारना ही क्यों ना पड़े। पर तुम घबराओ मत, हमारे पास तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी तो है ना, तुम्हारे माता पिता। ये कहते हुए वो एक डरावनी खोखली हंसी हंसने लगा, जिसकी गूंज सोने से कमरे में डरावना माहौल बना रही थी। राजवंश महल। सुबह के 5:30 बजे के आसपास सिया की आंखें खुली तो वो अपने बिस्तर पर अकेली थी, पर उसके बगल वाली जगह पर बिस्तर की सिलवटें गहरी थीं। एक पल के भटकाव के बाद उसे कुछ याद आया और वो बोली, अभियुक्त, क्या वो रात भर यहीं था, वो भी मेरे साथ? एक अजीब सी भावना उसके अंदर आ गई। जल्दी से वो नहाने के लिए बाथरूम में घुसी तो दुपट्टा हटाते ही उसे कुछ निशान दिखा। उसकी आंखें आश्चर्य से फैलती चली गईं। आज से गौरवी की शादी का फंक्शन शुरू होने वाला था। महल पूरी तरह से सज चुका था। प्रतापगढ़ वालों को भी न्योता भेजा जा चुका था। जब से उनकी राजकुमारी गायब हुई थी तब से महाराज और महारानी किसी भी फंक्शन में नहीं जाते थे, या फिर दुष्यंत चिकनी चुपड़ी बातें करके खुद चला जाता था। अभी भी राजवंश वालों की तरफ के आमंत्रण को महाराज तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। अगर ये लोग राजवंश महल जाते और सिया को देख लेते तो उनको समझ में आ जाता कि ये उनकी बेटी है और दुष्यंत के इतने सालों के प्लान पर पानी फिर जाता। इसलिए दुष्यंत आमंत्रण को खुद ही स्वीकार करके वहां जाने का निश्चय करता है और साथ में अपनी बीवी माया और बेटे अभिजीत को साथ लेकर।
शाम का समय, हल्दी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था। महल रोशनी और खुशियों से जगमगा रहा था। गौरवी की शादी का जश्न शुरू हो चुका था। आराध्या और सिया एक साथ चल रही थीं। उनके पीछे पीछे अन्य लड़कियां हंसती उछलती आ रही थीं। सभी ने पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे, पर सिया का लहंगा जानबूझकर सादा चुना गया था। फिर भी आराध्या के जोर देने पर लगाए गए भारी कढ़ाई वाले दुपट्टे ने उसकी सादगी में भी 4 चांद लगा दिए थे। वो इतनी मनमोहक लग रही थी कि उस पर सबकी निगाहें ठिठक गईं। दूर खड़ी निहारिका की आंखों में ईर्ष्या की लपटें उठने लगीं। उसकी नजर रुक्मिणी पर पड़ी, जो खुद ही अपनी तारीफों में मग्न थी। निहारिका के मन में एक शैतानी विचार कौन था। वो रुक्मिणी के पास पहुंची और मीठी जहर घोलती आवाज में कहा, आंटी जी, आप यहाँ अपनी बातों में मग्न हैं और देखिए, कोई अनजान लड़की गौरवी के साथ बैठकर सारा टेंशन लूट रही है। लगता है आज की असली दुल्हन वही है। कुछ तो करिए, वरना सब आप पर हंसेंगे। निहारिका जहरीले बीज बोकर वहां से चली गई। रुक्मिणी का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसने सिया को घूर कर देखा। उसे वो कहीं से जानी पहचानी सी लगी, पर याद नहीं आ रहा था। तभी उसने कुछ औरतों की बातें सुनी। वो देखो, सुनहरे बालों वाली लड़की कितनी खूबसूरत है, सचमुच स्वर्ग की अप्सरा लगती है। तभी वहां मौजूद दूसरी लड़की ने कहा, अगर दूल्हे ने इसे देख लिया तो शादी तोड़कर इसके पीछे भागेगा। ये सुनकर रुक्मिणी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसकी मुट्ठियां भिज गईं। बस अब एक चिंगारी की देर थी और आग लगनी तय थी। सचमुच सिया आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। स्वर्णा ने उसे अकेले देखा तो आराध्या को उसके पास भेज दिया। आराध्या आकर सिया के पास बैठ गई। कुछ ही दूरी पर लड़के वालों का ग्रुप था, जिसमें दूल्हा भी शामिल था। सभी की निगाहें बार बार सिया पर ठहर रही थीं, जिसे देखकर रुक्मिणी आग बबूला हो उठी। सिया सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनी हुई थी, जबकि शादी गौरवी की थी। वो बस सिर झुकाए आराध्या की बातों को हाँ या ना में जवाब दे रही थी। तभी स्वर्णा आगे बढ़ती हुई बोली, आइए लाडो, हमारे साथ, हम आपको कुछ खिला देते हैं। वो सिया को भीड़ की ओर ले आई। सिया हिचकिचा रही थी तो स्वर्णा ने प्यार से कहा, आप बैठ जाइए यहाँ। सिया चुपचाप बैठ गई। प्रतापगढ़ से दुष्यंत अपनी पत्नी और बेटे अभिजीत के साथ आए हुए थे। अभिजीत दूर से ही सिया को देख रहा था, कैसे वो छोटी छोटी बातों पर डरती है और किसी अजनबी के देखते ही खुद में सिमट जाती है। उसके होठों पर एक धूर्त मुस्कान तैर गई। सिया की मासूम हरकतें किसी का भी दिल चुरा सकती थीं। सामने सब नाच गा रहे थे। दक्षिता, अद्रिका और सोनाली भी मस्ती में शामिल हो गई। केवल कुसुम सिया के पास बैठी रही, जिसे उसकी देखभाल के लिए ही तैनात किया गया था। कुसुम ने पूछा, सिया जी, आप डांस करने क्यों नहीं गई? देखिए ना, कितना मजा आ रहा है। वहाँ तो कोई लड़का आ भी नहीं सकता। सिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमें पसंद नहीं, हमने कभी नहीं किया। अभिजीत अभी भी टकटकी लगाकर सिया को देखे जा रहा था। उसका ध्यान सिर्फ सिया पर ही था। सिया ने जैसे ही देखा कि अभिजीत अजीब ढंग से उसे घूर रहे हैं तो उसका चेहरा तमतमा उठा। सिया ने कुसुम को धीरे से कहा, वो देखो ना, वो इंसान मुझे बहुत अजीब तरीके से देख रहा है। कुसुम ने जब उस तरफ देखा तो एकदम से कांप कर रह गई, मानो जैसे उसने किसी भूत को देख लिया हो। आखिर कुसुम अभिजीत को देखकर क्यों डर गई? कौन है जो सिया पर पैनी नजर रख रहा था? क्या सिया पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी? जानने के लिए सुने कहानी का अगला भाग। कुसुम ने खुद को संभाला और इस वक्त उसने सिया को अभिजीत के बारे में बताना सही नहीं समझा। कुसुम अच्छे से समझ गई थी कि वो अभिजीत था और उसने उसकी गिद्ध जैसी नजरों को पढ़ लिया था। कुसुम ने सिया से कहा, आप चिंता न करें, फंक्शन के बाद मैं कुंवर शाह को इसके बारे में बताऊंगी। अब कुसुम ने मन ही मन सोच लिया था कि वो सिया को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देगी। वहीं पास बार में लाउड म्यूजिक और महंगी शराब में चूर बड़े बड़े रईसों की औलाद थिरक रही थी। क्या लड़के क्या लड़कियां, सभी एक दूसरे की बाहों में हाथ डाले बेहूदगी से थिरक रहे थे। उस बार के कोने में अभिजीत भी पीकर पूरी तरह से धुत था। उसको खुद का भी होश नहीं था कि उसके पीछे उसके कुछ गार्ड्स खड़े थे, जिनको दुष्यंत ने अभिजीत को लाने को भेजा था। पर अभिजीत वहां से हिल भी नहीं रहा था। उसके बारे में सबको पता था, वो लड़कियों के बारे में कैसा था। अभिजीत को कोई लड़की पसंद आती थी तो वो फिर उस लड़की को तब तक नहीं छोड़ता था जब तक या तो वो खुद ही अपनी जान दे दे या फिर उस स्थिति में पहुंच जाती थी। अभिजीत खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सिया अभिजीत खुद से बड़बड़ाते हुए बोला, सिया
शुक्र मनाओ कि ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, नहीं तो मेरे लिए किसी लड़की को उठाना बाएं हाथ का खेल है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हें अब ज्यादा देर वेट नहीं करवाऊंगा। अभिजीत भूल गया था कि सिया के पहले उसको अभियुक्त से टकराना होगा, जो सिया की तरफ उठने वाले किसी भी इंसान के लिए काल बन सकता था। कुछ देर बाद अभिजीत ज्यादा नशे की वजह से बेहोश हो गया तो उसके गार्ड्स उसको उठाकर प्रतापगढ़ महल ले जाने लगे। इधर प्रतापगढ़ महल में माया गुस्से में इधर उधर टहल रही थी। उसने अपने पति दुष्यंत को तिरछी नजर से देखते हुए कहा, आपसे एक काम नहीं होता? ये नहीं कि उस लड़की को उठा कर ले आए और हमारे बेटे को सुपुर्द कर दें। पता नहीं कैसे बाप हो आप। हम हमेशा ही परेशान ही रहे हैं, पहले सौंदर्या की वजह से और अब उसकी बेटी सारायणा की वजह से। वो यहाँ की राजकुमारी है, पर ये सच्चाई किसी को पता नहीं है। एक बार हमारे बेटे का मन भर जाए, फिर हम खुद ही उस लड़की को मौत के घाट उतार देंगे। दुष्यंत के दिमाग में माया की बात सुनकर सौंदर्या घूमने लगी। कुछ सालों पहले सौंदर्या सारायणा के मुकाबले ज्यादा सुंदर थी। इधर अभिजीत को गार्ड्स के साथ घर आता देखकर दुष्यंत को गुस्सा आता है, लेकिन वो उसे नशे की हालत में देखकर कुछ बोल नहीं पाता है। राजवंश महल में फंक्शन खत्म हो चुका था, सारे मेहमान वापस जा चुके थे और अब सिर्फ महल में आए हुए लोग ही बचे हुए थे। अभियुक्त अपने रूम में बैठा हुआ फाइल्स देख रहा था। राजवीर भी वहीं शक्ति से सुरक्षा की सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा था कि तभी अचानक से किसी ने दरवाजा खटखटाया। राजवीर ने चौंकते हुए कहा, इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? मैंने किसी को बेघर आने से मना किया था। कुणाल ने उसकी बात सुनते ही दरवाजे को खोला तो देखा कि सामने एक मुलाजिम खड़ा था। मुलाजिम बोला, महाराजा साहब हुकुम साहब को अपने कमरे में याद कर रहे हैं। कुणाल ने अपना सिर हिलाकर दरवाजा बंद कर लिया और अभियुक्त की तरफ देखते हुए बोला, भाई साहब को बड़े नाना सा ने याद किया है, वो भी अपने कमरे में। अभियुक्त ने जैसे ही ये सुना वो सीधे वहां से निकल गया। अभियुक्त महाराजा साहब के कमरे में पहुंच चुका था। आप क्या करना चाहते हैं अभियुक्त? आप जानते भी हो कि आप होने वाले महाराज हैं और ये सब आपको शोभा नहीं देता। मन बहलाने तक तो ठीक है, पर इससे आगे नहीं। महाराजा सा के कमरे में उनकी दमदार आवाज गूंजी। अभियुक्त ने पलटकर गुस्से से उनकी तरफ देखा। महाराजा सा थोड़े से पीछे हो गए। उन्होंने बगावत कभी नहीं देखी थी जो अभियुक्त की आंखों में इस वक्त दिख रही थी, पर महाराजा कुछ पल के लिए शांत रहे। वो जानते थे कि अभियुक्त को ऐसा उन्होंने ही बनाया था। वो फिर से बोले, इस बात को गांठ बांध लो कि खिलौने का काम मन बहलाने का ही होता है। खेलें और फेंक दें, जिंदगी भर रखने के लिए नहीं होता। अभियुक्त गुस्से में बोला, खिलौना और ये खेल कितना छोटा शब्द है ना। चाहे खेल किसी से भी शुरू किया गया हो या चाहे कितने भी साल पहले ही शुरू क्यों ना हुआ हो, इससे खत्म तो हम ही करेंगे। इस दुनिया में जो जो सिया की तकलीफ की वजह बनने की कोशिश करेंगे, हम सभी को खत्म कर देंगे। ये कहने के बाद उसने एक गहरी सांस ली, फिर थोड़ी ऊंची आवाज में बोला, आप चाहते तो कब का राजकुमारी सारायणा को उनका हक दिलवा सकते थे, पर आपको आपकी गद्दी ज्यादा प्रिय थी। सिया के साथ नाइंसाफी आपने की थी, लेकिन इसको सुधारने का जिम्मा मेरा है अब। महाराजा साहब बोले, उस वक्त जो हमें सही लगा था हमने किया था। अभियुक्त ने हल्की आवाज में बोला, वो कुछ महीने की ही बच्ची थी। आपके मन में ये ख्याल क्यों नहीं आया कि हमें मार दें और सिया को छोड़ दें, क्योंकि आपको ये राजगद्दी में बैठने के लिए एक कठपुतली चाहिए थी, है ना? महाराज हरिकृष्ण ने गहरी सांस ली और बोले, औरत सबसे बड़ी ताकत होती है, और अगर वो औरत खूबसूरत हो तो, लेकिन वही औरत कभी कभी कमजोरी भी बन जाती है। सौंदर्या को हमने अपनी बेटी माना था, पर उनका अंश आपके साथ जोड़ने की हिम्मत कैसे हुई बड़ी बहू की? राजकुमारी सारायणा के जन्म के वक्त आप दोनों का रिश्ता जुड़ गया था। हमने इसके पहले सौंदर्या के लिए खूनी खेल देखा था, इसलिए हम नहीं चाहते थे कि एक बार फिर से वही सब हो, इसलिए हम चुप रहे। आखिरकार महाराजा सा सच बोल ही दिए। उनको लगा अभियुक्त सच जानने के बाद सिया को छोड़ देगा। अभियुक्त के लिए अपने कुल का मान मर्यादा खानदान ज्यादा मायने रखता है, पर अभियुक्त बिना रिएक्शन दिए खड़ा रहा। कुछ देर के बाद अभियुक्त जलती निगाहों से उन्हें घूरता रहा और फिर वो जैसे ही जाने को हुआ तो महाराजा सा जोर से बोले, आपको मोहब्बत हो गई है उनसे, है ना? तभी हर रात कुछ पल के लिए ही सही आप उनके कमरे में जाते हैं वक्त बिताने। यही नहीं बल्कि उनके लिए आपने कुसुम को भी रखा हुआ है, जो पहले कभी नहीं हुआ महल में, वो आप करने की सोच रहे हैं उनके लिए।
महाराजा हरिकृष्ण के ये कहने के बाद उनके चेहरे पर जीत का गुमान आ चुका था। अभियुक्त इस बार जोश में बोला, किसने कहा आपको? हमें आदत हो चुकी है उनकी, लत लग चुकी है हमें उनकी, और अब ये लत छूटने वाली नहीं है।